बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फिजिक्स चैप्टर नंबर 21 और आज डिटेक्टर्स लेक्चर नंबर 9 इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये जो 3 टोटल हमने डिटेक्टर्स पढ़ने हैं उनमें सबसे इंपॉर्टेंट ये पहला ही विल्सन क्लाउड चैम्बर MD-CAT वगैरह के हवाले से भी और FSC के हवाले से भी लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर डिटेक्टर इन रेडिएशंस के लिए रेडिएशन अल्फा बीटा गामा या कोई और प्रोटॉन रेडिएशन, न्यूट्रॉन रेडिएशन या कोई और न्यूक्लियर रेडिएशन जो हम नहीं देख सकते उनको ऑब्जर्व करने के लिए, उनकी मुख्तलिफ चीजों को चेक करने के लिए ये स्पेशली डिटेक्टर डिजाइन किए गए हैं जिनकी वजह से हम उनको ऑब्जर्व करते हैं, उनको मेजर करते हैं, उनकी मुख्तलिफ क्वांटिटीज मेजर करते हैं। इनमें पहला विल्सन क्लाउड चैम्बर। तो जो 3 डिटेक्टर हम पढ़ेंगे उनमें सबसे पहले नंबर पर हमने यूज लिखना होगा कि ये किस पर्पस के लिए यूज हो रहा है। तो इस पहले का यूज है, जैसे मैंने कहा, ये सबसे इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। इसका यूज है विल्सन क्लाउड चैम्बर का कि ये जो रेडिएशंस हैं उनके पाथ को विजिबल करना। हमें उनका पाथ नजर नहीं आ रहा होता, हमें रेडिएशन नजर नहीं आती, कहां पर मूव करें हमें नहीं पता, तो हम उन्हीं के पाथ को विजिबल करने के लिए ये विल्सन क्लाउड चैम्बर यूज करते हैं। और जाहिर है जब पाथ विजिबल हो जाता है तो उसकी वजह से हम बहुत सारी चीजें मेजर कर सकते होते हैं जो हम एंड पर जिक्र करेंगे। तो इस तरह क्या इसका यूज लिखेंगे, पहली लाइन में हेडिंग देते ही पहली लाइन में हम लिखेंगे कि इट इज यूज्ड टू ऑब्जर्व द या मेक द पाथ ऑफ द रेडिएशन विजिबल। ये इसका यूज आ गया। कैसे करेंगे उसके लिए डेली लाइफ के एग्जांपल से ही बात क्लियर कर देते हैं और फिर बहुत आसान हो जाएगा ये पूरा आर्टिकल। देखिए जेट जब हवा में आसमानों पे जब उड़ रहा होता है तो वो धुआं जो स्मोक खारिज करता है वो बाज दफा में नजर आ जाता है, उसके पाथ विजिबल हो जाता है। कब उसका पाथ विजिबल हो जाता है? आमतौर पर उस वक्त जब रेनी डेज हो यानी बारिश वगैरह, नमी हवा में ज्यादा हो तो उसका जो धुआं है वो एक तरह से लफ्ज में अगर यूज करूं जम जाता है, फ्रीज सा हो जाता है। उन ड्रॉपलेट्स के ऊपर एक सफेद सी पट्टी बनती चली जाती है और इस तरह सफेद सी पट्टी बनने की वजह से हमें उस धुएं को हम आसानी से देख सकते हैं, उसका पाथ हमें नजर आना शुरू हो जाता है। यही बात सर्दी के दिनों में, खासतौर पे उन दिनों में जब फॉग बहुत ज्यादा, खुश्क सर्दी ना हो, जब फॉग हो बहुत ज्यादा, तो उस वक्त जब हम सांस कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज करते हैं तो वो भी विजिबल सी हो जाती है, एक बादल सा बनते शुरू हो जाते हैं, हमें नजर आना शुरू हो जाता है। तो ये सब चीजें कब नजर आती हैं? आमतौर पर तो जब हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज करते हैं तो नजर नहीं आते हैं हवा गैस। तो आमतौर पर कब नजर आती हैं? जब 2 कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो, उस वक्त ये चीजें हमें विजिबल हो जाती हैं। क्या है वो 2 चीजें? पहले नंबर पर टेम्परेचर लो होना चाहिए, दूसरे नंबर पर वाटर वेपर्स की, उस जगह पर वाटर वेपर्स की सुपर सैचुरेशन होनी चाहिए। आम उर्दू में अगर हम कहें तो नमी का तनासुब बहुत ज्यादा होने चाहिए, रेशो वाटर वेपर्स की बहुत ज्यादा होनी चाहिए एयर में। तो जब ये 2 कंडीशन फुलफिल हो रही होंगी तो उस वक्त हमें अपने सांस जो लेने से कार्बन डाइऑक्साइड है उसका पाथ विजिबल हो जाएगा और जेट या रॉकेट का जो धुआं है उसकी ट्रेल सी, उसकी लेयर सी वो भी विजिबल हो जाएगी। यही फिनोमिना यूज किया था विल्सन ने इन रेडिएशन के पाथ को विजिबल करने के लिए। तो अब वही हम देख रहे हैं कि क्या ये एक चैम्बर सा जो ब्लैक से बना है, इसकी 2 दीवारों पर 2 विंडोज, एक में से लाइट एंटर करा रहे हैं रोशन करने के लिए अंदर का सारा हिस्सा,
जाहिर है जितना ज्यादा रोशन होगा उतनी चीजें वाज़ेह नजर आएंगी। दूसरी विंडो से वो रेडिएशन जिनके पाथ को विजिबल करना है वो हम एंटर कराएंगे। ऊपर ये कैमरा, यानी ये समझ लें कि ये एक मेस ही है नीचे जो कवर की गई है, यानी डब्बा सा है जो कवर की गई शीशे की एक शीशे की लेयर से कवर किया गया है, और उस शीशे के जरिए से हम अंदर देख सकते हैं कि उस डब्बे के अंदर क्या हो रहा है। तो इस तरह ये जो ऊपर वाली सतह है ये ट्रांसपेरेंट, और इसी के ऊपर हमारा कैमरा या व्यू करने के लिए जो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं ये सारी चीजें। फिर ये ब्लू कलर से ये एक तरह से पिस्टन से समझ लें। 11वें चैप्टर की थोड़ी सी बातें आ जाएंगी। ये पिस्टन मूव कर सकता है इनवर्ड भी और आउटवर्ड भी। तो ये अपरेटस या एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट। उसके बाद करते क्या है, तरीका ये है, चलिए इजी वर्ड में आपको बात समझाई जाए। करते इस तरह है कि फोम का एक टुकड़ा, एक लेयर लेकर उसको अल्कोहल में डिप कर देते हैं। क्यों लिया फोम का? फोम इसलिए ली कि फोम पानी को या लिक्विड को अब्सॉर्ब कर लेता है, बहुत ज्यादा पोर्स होते हैं उसमें। तो इस तरह फोम की एक लेयर लेकर उसको अल्कोहल में डिप कर दिया, फिर उस लेयर को इस पिस्टन के ऊपर, यानी यहां पर हमने रख दिया ये लेयर। अब अल्कोहल में क्यों डिप किया? अल्कोहल की प्रॉपर्टी है कि ये जल्दी एयर में एवोपरेट हो जाता है, इसी पर्पस के लिए अल्कोहल में डिप किया। फिर जब यहां पर इसके अंदर रखा तो इसमें जो अल्कोहल है वो जल्दी एवोपरेट हो जाएगा, वेपर्स बनते चले जाएंगे। और वेपर्स बनने का मतलब ये हुआ कि इस केबल के अंदर सुपर सैचुरेशन हो जाएगी, किसकी? अल्कोहल वेपर्स की। और हमें भी वही चाहिए था। अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि हमें नमी का तनासुब, वाटर वेपर्स की रेशो बहुत ज्यादा चाहिए एयर में। तो वाटर की बजाय हम यहां पर यूज कर रहे हैं अल्कोहल को। तो अल्कोहल वेपर्स की रेशो बहुत ज्यादा हो जाएगी यहाँ इस केबल में, इस बॉक्स में। और इस तरह हम कह सकते हैं कि वी हैव ऑब्टेन्ड सुपर सैचुरेशन ऑफ अल्कोहल वेपर्स। ये बात हो गई। फिर ये जो चैम्बर है, और इधर वैक्यूम, एयर को अगर बाहर इजेक्ट कराना चाहते हैं, इधर वैक्यूम है, ये एयर बाहर, अगर इसको हम ओपन कर दें तो ये एयर बाहर इजेक्ट हो सकती है। तो करते हम इस तरह है कि ये जो पिस्टन है इसको तेजी से रैपिडली बाहर की तरफ खींचते हैं। तो जब तेजी से बाहर की तरफ खींचेंगे और यहां से एयर को भी कुछ ना कुछ रिमूव कराएंगे तो अंदर क्या होगा? एक्सपेंशन हो जाएगी। और तेजी से करने का मतलब ये हुआ कि एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो जाएगी ऑफ एयर। तो हमने फिर वही बात आपको बताया है कि 11वें चैप्टर की कुछ बातें। तो जब एडियाबैटिक एक्सपेंशन होती है तो टेम्परेचर फॉल हो जाता है। तो इस तरह टेम्परेचर फॉल हो जाएगा। और हम भी यही दो चीजें रिक्वायर कर रहे थे जो हमने ऑब्टेन कर ली। एक, हमने इस फोम के जरिए से सुपर सैचुरेशन ऑफ अल्कोहल वेपर्स अटेन कर लिए। दूसरा, इसको आउटवर्ड मूव करने की वजह से की मदद से हमने लो टेम्परेचर अटेन कर लिया। तो वो दोनों कंडीशन जो हमें एक ट्रेन बनाने के लिए, एक लेयर विजिबल करने के लिए रिक्वायर्ड थी, वो दोनों कंडीशन हमने अटेन कर ली। अब जब यहां से रेडिएशन एंटर होगी, ये रेडिएशन एंटर आकर आयनाइजेशन का फिनोमिना करेगी। और इस तरह अंदर जो आयंस बनेंगे वो आयंस फिर वाटर वेपर्स, अल्कोहल वेपर्स, तो जो आयंस बनेंगे इन रेडिएशन की वजह से, ये रेडिएशन जो एंटर हो रही है जहां जहां पर जाएंगी वहां पर आयनाइजेशन का फिनोमिना प्रोड्यूस करती चली जाएगी। तो वो जो आयंस बनेंगे वो आयंस कंडेंस हो जाएंगे। प्रिफरेंशियली का लफ्ज यूज किया गया, फौरन ही, तरजीहाती तौर पर, एडवांस। किन पर? अल्कोहल ड्रॉपलेट्स पर। तो इस तरह दोबारा देख लें
कि ये रेडिएशन अंदर एंटर होकर आइंस प्रोड्यूस करती चली जा रही हैं, जहां जहां पर मूव कर रही हैं, और ये आइंस फिर कंडेंस हो जाएंगे, चिमट जाएंगे। किस पर? ये चिमटते चले जा रहे हैं अल्कोहल वेपर्स पर। क्या फायदा होगा? फायदा ये होगा कि इसकी वजह से चूंकि ये अब अल्कोहल वेपर भारी हो गए, इन पर आइंस कंडेंस हो गए हैं, तो ये विजिबल होते चले जाएंगे। दोबारा सुने यही बात कि ये जो रेडिएशन एंटर हुई है, जहां जहां पर मूव करेंगी, क्या प्रोड्यूस करेंगी? आइंस। वो जो आइंस प्रोड्यूस होंगे वो क्या करेंगे? वो कंडेंस हो जाएंगे। किस पर? अल्कोहल वेपर्स पर। रिजल्ट बनेगा कि ये ट्रेल या ये पाथ विजिबल होता चला जाएगा जो हमें रिक्वायर था। इस तरह हम पाथ को ऑब्जर्व कर लेंगे। ये पाथ हमने विजिबल कर लिया। अब उसके बाद नेक्स्ट जो पैरा है उसमें हमने जो साइड पर फिगर्स भी बनी हुई है, पाथ को कंपेयर करना है कि पाथ की मदद से फिर फायदा क्या हम अटेन करेंगे। तो अब कंपेयर करते हुए अगर सपोज जहां से अल्फा रेडिएशन एंटर हुई है, तो अल्फा रेडिएशन का पाथ इस तरह स्ट्रेट बनता है, जो आपकी बुक में इंडिकेट भी किया गया है। जबकि बीटा रेडिएशन जब एंटर होती है तो बीटा रेडिएशन का पाथ इस तरह इरेगुलर जिगजैग बनता है। जबकि उसके बाद तीसरे नंबर पर जो गैमा रेडिएशन एंटर होती है तो उनका पाथ और भी इरेगुलर जिगजैग बनता है। तो अब इन पाथ के जरिए से पहले नंबर पर अगर ये पाथ किसी भी पार्टिकल अल्फा बीटा या गैमा कोई भी पार्टिकल है, उसका पाथ अगर स्ट्रेट बन रहा है तो स्ट्रेट पाथ इंडिकेशन होगी कि ये जो रेडिएशन एंटर हो रही है ये हैवियर है, इन पे चार्ज भी ज्यादा है, ये आसानी से डिफ्लेक्ट नहीं हो रही। तो इस तरह अल्फा का जो पाथ स्ट्रेट बनेगा तो ये इंडिकेशन होगी कि अल्फा पार्टिकल इज एन हैवियर पार्टिकल। उसके बाद ये वेवी या इरेगुलर या जिगजैग बनता है बीटा का, ये इंडिकेशन है कि ये लाइटर है। और वेवी बनता है वेव फ्रंट की शक्ल में, जो फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 9 में पढ़ा था, वेव फ्रंट की शक्ल में बनता है इस गैमा का, जो इंडिकेशन है कि ये फोटॉन्स हैं, चार्जलेस और मासलेस रेडिएशंस हैं, जो वेव फ्रंट बनाते हुए एक जगह से दूसरी जगह तक मूव कर रही हैं। उसके बाद आमतौर पर देखा यह गया है कि अल्फा पार्टिकल का जो पाथ होता है उसकी सारे पाथ, जितनी भी लाइनें हैं, जितनी भी रेडिएशन है, उन सब की लेंथ सेम है। लेंथ सेम होने का मतलब है उनकी रेंज सेम, और लेंथ या रेंज सेम होने का मतलब ये हुआ कि जितनी भी ये रेडिएशन अल्फा रेडिएशन एंटर हुई है सबकी एनर्जी सेम थी। फिर यहां पर इनके डिफरेंट होते हैं, इनके जितने भी रेडिएशन एंटर होंगे उनके सबके पाथ की लेंथ सेम नहीं होगी। इसका मतलब ये है कि ये डिफरेंट एनर्जीज वाले बीटा एंटर होते हैं, एक जैसी एनर्जी वाले ना बीटा ना गैमा। फिर नेक्स्ट इनके पाथ की जो लेंथ है, ये पाथ की लेंथ, ये आगे वाली रेडिएशन शो की है, और ये छोटी लेंथ वाले ये पीछे वाली रेडिएशन शो की है। जाहिर इस तरह सारी फैलते हुए एंटर होगी, इस तरह सारी। तो बहरहाल इनके जो पाथ की लेंथ है, लेंथ ऑफ द पाथ हमें शो करती है, लेंथ ऑफ द पाथ हमें शो करेगी रेंज के बारे में, पेनिट्रेटिंग पावर के बारे में। जितने पाथ की लेंथ ज्यादा होगी उतनी उसकी पेनिट्रेटिंग पावर भी ज्यादा होगी। तो आमतौर पर अल्फा पार्टिकल का जो पाथ होता है उसकी लेंथ कम है, कम हमें लेंथ ऑब्टेन होती है, इसका मतलब है अल्फा की पेनिट्रेटिंग पावर या रेंज कम है। उसके मुकाबले में बीटा के पाथ की लेंथ ज्यादा, और उसके बाद सबसे ज्यादा गैमा के पार्टिकल के पाथ की लेंथ। तो इस तरह सबसे ज्यादा रेंज गैमा की, फिर उससे कम बीटा की, फिर उससे कम अल्फा की। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो बात है कि ये जो पाथ है, इस पाथ की थिकनेस भी एक जैसी नहीं मिलती। थिकनेस क्या शो करती है? थिकनेस ऑफ द पाथ ये शो करती है, प्रोवाइड करती है हमें आयनाइजिंग एबिलिटी,
कि देखो जाहिर सी बात है जितने ज्यादा आयंस बनेंगे उतने ज्यादा वो कंडेंस हो जाएंगे। किस पर? अल्कोहल ड्रॉपलेट्स पर। तो जब ज्यादा आयंस बने हैं, ज्यादा कंडेंस हुए हैं, तो वो पाथ थिक बनेगा, ज्यादा वाज़ेह बनेगा। तो इस तरह पाथ की थिकनेस हमें क्या शो करेगी? आयनाइजिंग एबिलिटी। और डायरेक्टली जितना पाथ थिक बन रहा होगा इसका मतलब उतने ज्यादा आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं। और आमतौर पर जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं उनका पाथ की थिकनेस ज्यादा होती है, उनकी आयनाइजिंग एबिलिटी ज्यादा है, उससे कम बीटा की और उससे कम की गैमा की। तो जैसे आपको पहले कहा था कि इस पाथ के जरिए से बहुत सारी चीजें ऑब्टेन हमें प्रोवाइड हो जाती हैं। साथ ही एक और तरीका भी किया गया है कि अगर हम इसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर दें, तो आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड में जब ये आयंस जो इनकी वजह से प्रोड्यूस हुए हैं, ये जहां जहां पर मूव करेंगी ये रेडिएशन आयंस प्रोड्यूस करेंगी। अब ये जो आयंस है जाहिर है ये चार्ज पार्टिकल, और हम पढ़ चुके हैं कि जब ये चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करें तो कभी भी स्ट्रेट मूव नहीं करते, सर्कुलर पाथ पर बेंड हो जाते हैं। तो उस सर्कुलर पाथ का रेडियस वगैरह ऑब्जर्व हो जाएगा यहां से, और उस रेडियस के जरिए से फिर हम इन रेडिएशन के चार्ज, इनके मास और इनकी एनर्जी को ऑब्जर्व कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं डिफरेंट इक्वेशंस यूज करते हुए। तो इस तरह ये मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर इर्द गिर्द प्रोड्यूस करके हम इन रेडिएशन का चार्ज, इन रेडिएशन का मास और इन रेडिएशन का एनर्जी भी ऑब्जर्व कर लेते हैं। ये एक और फायदा हमें मिलता है। फिर अब लास्ट में ये बैटरी क्यों अप्लाई की गई है, इसका तो काम क्या है? वैसे तो देखिए पोटेंशियल डिफरेंस, ये पोटेंशियल डिफरेंस हमने क्रिएट किया बैटरी की मदद से, एक तरफ हाई पोटेंशियल और दूसरी तरफ लो पोटेंशियल। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब ये भी होता है इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टैब्लिश हो गई, एक तरफ पॉजिटिव और दूसरी तरफ नेगेटिव। पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने से, बैटरी अप्लाई करने से दो तीन फायदे हैं, इसकी मदद से हम दो तीन चीजें ऑब्टेन करते हैं। ये आपको पता होना चाहिए, जो ऑब्जेक्टिव में पूछ लिए जाते हैं। एक पहला काम, पोटेंशियल डिफरेंस या बैटरी की मदद से आयनाइजेशन का फिनोमिना होता है। दूसरा काम, अगर कहीं पर चार्ज पार्टिकल हैं तो वो फिर इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से एक्सेलरेट होंगे, उनकी वेलोसिटी बढ़ेगी, उनकी एनर्जी बढ़ेगी। तो बैटरी की मदद से आयनाइजेशन कर सकते हैं, बैटरी या पोटेंशियल डिफरेंस की मदद से हम चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट कर सकते हैं। यहां पर ये दोनों काम इस बैटरी की मदद से नहीं कर रहे। यानी फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्टिव आ जाए कि पोटेंशियल डिफरेंस इन विल्सन क्राउन चैम्बर या अराउंड द विल्सन क्राउन चैम्बर इज अप्लाइड टू ऑब्टेन आयनाइजेशन फिनोमिना, टू एक्सेलरेट द आयंस। ये दोनों को टिक नहीं करेंगे, तीसरा जो करेक्ट है उसको टिक करेंगे। क्या है यहां पर देखो, अब ये जो हमने रेडिएशन भेजी थी इनकी वजह से आयंस बने थे, आयंस बन गए, ये सारा फिनोमिना इसके अंदर हो गया, जाहिर है ये आयंस वगैरह इसके अंदर ही हैं। तो अब अगर कोई और रेडिएशन भेजना चाहे और इसके अंदर पहले से कोई आयन प्रेजेंट होंगे तो फिर इन रेडिएशन के और जो रेडिएशन भेज रहे हैं इन रेडिएशन की वजह से आयनाइजेशन और पहले से जो आयंस हैं इनका फिनोमिना इकट्ठा हो जाएगा। हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो बिल्कुल प्योर नहीं होगा, इन रेडिएशन का प्योर रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो उसके लिए फिर ये हमने बैटरी अप्लाई की हुई है कि अगर ये हम पोटेंशियल डिफरेंस यानी इसका स्विच पहले ओपन रखा हुआ था, अब अगर ये स्विच इस तरह ओपन, अगर ये स्विच क्लोज कर दे पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से अंदर जो आयंस पहले से बने हुए हैं तो वो आयंस जाहिर है अपने अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूव कर जाएंगे, नेगेटिव मूव कर जाएगा इस पॉजिटिव की तरफ और पॉजिटिव मूव कर जाएगा इस नेगेटिव की तरफ। तो अंदर जो अनवांटेड, अब वो अनवांटेड आयंस है तो अनवांटेड आयंस रिमूव हो जाएंगे। तो इस तरह यहां पर बैटरी या पोटेंशियल डिफरेंस का क्या काम हुआ, टू रिमूव द अनवांटेड आयंस फ्रॉम द चैम्बर। जब रिमूव हो गए तो अब ये रेडिएशन जब भेजेंगे तो इन रेडिएशन की वजह से जो आयंस बनेंगे
वही कंडेंस होंगे अल्कोहल ड्रॉपलेट्स पर और उन्हीं की वजह से पाथ हमें मिलेगा, किसी और आयंस की वजह से हमें कोई पाथ नजर नहीं आएगा जो हम चाह रहे थे। तो इस तरह ये था विल्सन क्लाउड चैम्बर। और एक और फिर सबसे इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कि कोई भी नई डिस्कवरी हुई है, कोई नई रेडिएशन मिली है, उसकी प्रॉपर्टीज को ऑब्जर्व करना है तो इसी विल्सन क्लाउड चैम्बर से उसको गुजारेंगे और इस तरह गुजारने से पता चल जाएगा कि इसकी प्रॉपर्टीज पहले वाली किसी रेडिएशन के सिमिलर हैं या बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। अगर पहले वाले के सिमिलर है तो हम कहेंगे ये तो वही पार्टिकल है जो पहले हम ऑब्जर्व कर रहे थे। अगर उसके डिफरेंट होगी तो हमें पता चल जाएगा कि ये नया को पार्टिकल है, नई डिस्कवरी है, नई रेडिएशंस हैं। तो ये था विल्सन क्लाउड चैम्बर। पर्पस एक दफा फिर टू मेक विजिबल द पाथ ऑफ रेडिएशंस। अल्लाह हाफिज। नेक्स्ट इंशाअल्लाह।